हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जिगर शुक्ला है और आज का हमारा जो वीडियो है वो 10th महाराष्ट्र बोर्ड हाफ हिंदी वालों के लिए या कंपोजिट हिंदी वालों के लिए यूज़फुल रहेगा। चैप्टर 3 है सफ़र का साथी और सिरदर्द, और इनके जो लेखक हैं वो है राम नारायण उपाध्याय। तो ये एक संस्मरण है, संस्मरण मतलब एक इंसिडेंट है। जब लेखक जो है कहीं घूमने गए थे सफ़र में, तो उनका कैसे साथी और सिरदर्द जो है उनका क्या मिलाप है, वो दोनों कहाँ कोइंसाइड करते हैं, उसके बारे में ये स्टोरी है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। किसे? लेखक को अकेले घूमने में मज़ा आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, यानी जब वो ट्रेन में से देखते हैं कि किस तरह से नदी जो है वो उसके ऊपर से वो फिसलते हुए निकल रहे हैं, उसकी कल्पना में, यानी उसकी इमेजिनेशन में डुबकी लगाने में। फिर जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने। जो वृक्ष पास में वो कैसे ऐसे आके निकल जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते चले जाते हैं। जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने में, और जो दूर है वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। जो पास वाले वृक्ष है वो फटाफट निकलते हैं, और जो दूर वाले पेड़ हैं वो थोड़े धीरे से निकलते हैं। तो उसको उसका साथ निभाने में उसको बड़ा मज़ा आता है। यानी बेसिकली ट्रेन में खिड़की में से बाहर देखने में वो कल्पना में खो जाता है और उसे उसमें बड़ा मज़ा आता है। यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा हो। यानी अगर उसका कोई साथी है तो वो बात करने की कोशिश करेगा, तो उसकी ये जो निगाह है, यानी वो जो देखना चाहता है उसे वो चुरा रहा है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ, किसे देखकर नाक बो सिकोड़ता हूँ, और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी है, इन सब बातों पर कोई निगाह रखे यह मुझे कतई पसंद नहीं। यानी मैं किसकी ओर लगातार, एकटक यानी लगातार, निहारता हूँ यानी देखता हूँ, यानी वो किसकी तरफ देखता है, कौन? लेखक। किसे देखकर वो नाक बो सिकोड़ता है, यानी किसे देखकर उसको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और कौन मेरे एकांत क्षणों का अंतरंग साथी, यानी जब वो अकेला होता है, एकांत क्षण यानी अकेलेपन का समय, उसमें अंतरंग साथी यानी उसका एकदम गहरी मित्रता जिसके साथ है वो अंतरंग साथी बोलते हैं उसको। इन सब बातों पर अगर कोई निगाह रखे यानी कोई ध्यान रखे तो ये मुझे कतई पसंद नहीं है। और अगर यात्रा में कोई साथ रहेगा तो वो इन सब बातों पर ध्यान रखेगा, तो इसलिए वो इसे कतई पसंद नहीं है। कतई यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झाँक कर दूर के दृश्य, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब मेरे कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं क्या देख रहा था। यानी कि कभी कभी जब वो रेल की खिड़की से बाहर झाँक कर देख रहा है तो दूर का दृश्य दिखता है उसको। दृश्य यानी सीनरी, उसमें प्राकृतिक यानी नेचुरल, मनोरम यानी मन को अच्छा लगने वाला, दृश्य यानी सीन वो देखना चाहता है। जैसे कि सूर्योदय होता है तो उसको देखना है, सूर्यास्त देखना, सूर्योदय यानी सनराइज और सूर्यास्त यानी सनसेट। तो तभी उसकी दृष्टि यानी उसकी निगाह, उसकी नज़र उचट कर यानी खिसक कर या ध्यान भटका कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। यानी बच्चे जो है वो पेड़ पर खेल रहे थे, तो अचानक से उसकी दृष्टि जो है वहाँ से वो बच्चों पर चली जाती है। तब कैमरे के हिल जाने की तरह सारा दृश्य गायब हो जाता है। तो जैसे उसकी निगाह सूर्योदय या सूर्यास्त से या वो नेचुरल सीनरी से हटकर वो बच्चों की तरफ चली जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कैमरा हिल गया और सारी की सारा जो दृश्य था वो गायब हो गया, यानी जो वो देखना चाहता था वो अब चला गया। और मैं सोचता रह जाता हूँ, मैं कौन? लेखक, कि आखिर वो देख क्या रहा था, यानी आखिर मैं देख क्या रहा था, यानी लेखक आखिर क्या देख रहा था, वो नेचुरल सीनरी देख रहा था कि बच्चों को देख रहा था, वो सोचता रह जाता है। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है। यानी कभी कभी उसकी जो दृष्टि है, उसकी नज़र जो है वो सौंदर्य यानी सुंदरता को, कौन सी सुंदरता को? जो नदी के किनारे पे दिखती है उसको निहारना चाहते हैं, उसको देखना चाहती है। इसी बीच जैसे आँख में कंकरी गिर जाए, तो इसी में जैसे बीच में आँख में कोई कंकरी गिर जाए, आँख में कोई छोटा सा कंकड़ गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। तो जैसे वो मस्त कोई सीन देख रहा है, सीन अच्छा सा देख रहा है, और अचानक से बीच में कोई पहाड़ आ गया। रेल चलती है तो आते रहते हैं बीच में कुछ ना कुछ,
तो उससे उसका सारा दृश्य कैसा हो जाता है, चौपट हो जाता है, यानी सारा मजा उसका खराब हो जाता है। कभी कभी मेरा मन उच्चाकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत की ओर छोर नापना चाहता है। यानी कभी कभी उसका जो मन है, किसका, लेखक का, वो उच्च उच्च आकाश, यानी कि जो ऊपर एकदम आकाश है, उसमें उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनके साथ में अनंत के और छोर नापना चाहता है, वो उसके साथ में उड़ना चाहता है, वो ये कहना चाहता है। अनंत यानी इनफाइनाइट, जो हाइट है वो उसके साथ में वो उड़ना चाहता है। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और तब लाचार मन को भी मन मारकर सुरंग की उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। तो इतने में रेल जो है किसी गुफा में चली जाए तो क्या होता है, मन भी लाचार हो जाता है और उसको भी उस रेल के साथ में वो पतली लकीर में से निकलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाध्य यानी मजबूर होना पड़ता है। अभी मन क्या करेगा, ट्रेन में से निकल तो नहीं सकता। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं। किसे, लेखक को बस की यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसमें यह भी ज़रूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। और उसमें यह भी ज़रूरी नहीं होता कि जो आप आदमी अपने पास में आके बैठ जाए वो अपना अच्छा लगने वाला हो। बस में तो बाजू में आके बैठते ही हैं। ट्रेन में अगर वो साइड की सीट मिल गई है तो नहीं बैठते लोग। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता, और अगर उसे उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए तो हाँ हूँ मैं जवाब देकर खिड़की के बाहर मुंह लटका देता है। और अगर फिर भी ज़बरदस्ती उसे बात करें तो क्या करेगा, वो खिड़की के बाहर मुंह लटका लेगा हाँ हूँ करके। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने वह अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दोनों में से एक उतर न जाए। यानी वो बोलते ही रहेगा, चुप ही नहीं रहेगा। ऐसे भी साथी रहते हैं, यात्रा के दौरान मिलते हैं। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है। कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह होता है। विशिष्ट यानी खास। उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, व्यवहार है, वो एक खास व्यक्ति की तरह होता है जो उस रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की उपेक्षा कर बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। यानी कि वो ट्रेन तो फास्ट चलती है, खाली बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकती है, तो वो उस इंसान की तरह जो खाली बड़े लोगों से मिलता है, इसीलिए उसे सुपर फास्ट में जाना पसंद नहीं है, वो एक्सप्रेस में ही जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। तो उसे इंसान की बजाय अपनी चाल पर यानी अपनी गति पर उसे नाज होता है, यानी घमंड होता है। जबकि एक्सप्रेस ट्रेन एक दोस्त की तरह, अच्छा ट्रेन नहीं है वो, मैंने ऐसे बोल दिया, एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर अपनी चाल धीमी कर देती है। जैसे अपने को कोई दूर से दोस्त मिले तो अपन कैसे धीरे चलते हैं, फिर उसके पास जाते हैं, रुकते हैं, फिर वापस फास्ट चलते हैं, तो वो ट्रेन भी वैसा ही करती है। सबको अपने हृदय में स्थान देती है और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा हो, और जब अपनी गति भी बढ़ाती है तो ऐसे चलती है जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र से विदा ले रहा है, यानी कि वो छोड़ कर जा रहा है उसे। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हो। अच्छा, वो पहले एक खिलौना आता था, उसके अंदर रील आती थी, तो उसको घुमाते थे तो अलग अलग फोटो दिखते थे अपने को। तो ट्रेन में से देखना खिड़की में से बाहर, वो वैसा बाइस्कोप उसको बोलते थे, वो वैसा लग रहा था। लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से जागते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ। तो बात ऐसे शुरू होती है, अखबार ले लूँ मैं पहले। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और आपने खोलकर पढ़ना तो दूर पन्ने पलट कर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। यानी वो सिर्फ पूछेगा नौटंकी के लिए, अखबार सीधा छीन के ले लेगा। अब आपकी स्थिति मांगने वालों की हो जाएगी और आप उत्सुकता से राह देखेंगे। उत्सुकता से यानी एक्साइटमेंट से राह देखेंगे, यानी इंतजार करेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब, कि अब वो न्यूज़पेपर वापस देगी, तब कब देगा वो। तब वे सज्जन एक जम्हाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए, बेतरतीबी से यानी बेतरह से, बेढंगे से किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं उसकी निजी संपत्ति हो। फिर समझो वो थक गया पढ़ते पढ़ते, किसी दूसरे ने मांगा, तो उसको ऐसे मोड़ कर दे देंगे जैसे कि वो उसी का था, अपना था ही नहीं, निजी संपत्ति यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डब्बे में चक्कर काटने लगेंगे
और फिर वो समाचार पत्र का कोई पत्ता किसके पास, कोई पेज किसी के पास। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। यानी न्यूज़पेपर का कितना इस्तेमाल हो सकता है। लोग हाथ हाथ उससे साफ कर सकते हैं, लोग उसमें खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, कोई पजल भरता है, कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, तो कोई तो सीट को झाड़ रहा है, सीट साफ कर रहा है। कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा, कोई उसमें खाना खा रहा है। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। या न्यूज़पेपर वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इतना इस्तेमाल हो सकता है उसका। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहेंगे, कुछ क्षण यानी कुछ समय, क्षण मतलब मोमेंट्स, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहाँ तक चल रहे हैं। अब इसमें वो सामने वाला पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं आप अनमने मन से कहेंगे भोपाल तक। पूछेंगे भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कहेंगे 3:15 बजे तक। उनका तर्क होगा पहले तो 4 बजे पहुंचती थी, यानी पहले तो लेट जाती थी। कहा टाइम बदल गया, तो बोले गाड़ी में तो कोई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए यही गनीमत है। तो वो चेन पुलिंग होती है ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो चेन खींच लेते हैं वो चेन उसकी, तो अगर वो होता है तो उसमें कैसा 15-20 मिनट आधा घंटा खराब हो जाता है। तो यही गनीमत यानी यही बड़ी बात है कि अगर आज की तारीख में पहुंच जाए ये गाड़ी। तो आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, यानी जो डिस्कशन है ये एंड हुआ। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल। कहा हबीबगंज। पूछा हबीबगंज क्यों, तो कहा वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है, क्योंकि वहां से जहाँ लेखक को जाना है वो पास पड़ता है। वे चिढ़कर कहेंगे खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐंठ लेंगे यानी तुमसे ठग लेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। अब ये अपनी दिमाग बता रहा है कि कैसे जाने का वहाँ पे। सोचा यही कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे। यानी वो ऐसे बोल रहा था जैसे कि वो हबीबगंज पे उतरने ही ना दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया, तो इसलिए उसने चुप हो गया, और निश्चल यानी बिना हिले डुले वो बैठ गया। अतएव यानी इसलिए। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। यानी अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ में जो को पैसेंजर है, सहयात्री यानी साथ में यात्रा करने वाला को पैसेंजर, उसके जो सवाल उनके जवाब देने ही पड़ेंगे। पूछा भोपाल में क्या करते हैं, कहा मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, यानी अपना प्रोफेशन बता दिया उन्होंने सीधा बिना पूछे ही। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है। रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। अब पूछा ने फिर भी वो शुरू हो गया। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग की करने की आवाज़ सुनाई देगी। शंटिंग, तो अगर कोई रेलवे कर्मचारी हो तो रास्ते में जो है ना वो गाड़ियों को वो किस तरह से क्या कैसे शटिंग करते हैं, यानी बंद करते हैं खोलते हैं, कब कहाँ से उसको रास्ता उसका रूट निकलता है, वो सब की आवाज़ सुनाई देगी। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 8 अप से आ रहा हूँ, यानी 8 बजे की गाड़ी जो अप। अच्छा, हर जगह पे 2 होता है, एक अप साइड और एक होता है डाउन साइड। यानी मुंबई में अगर आप चर्च गेट की तरफ जा रहे हैं तो बोलेंगे आप अप साइड जा रहे हैं, और अगर आप विरार और उस तरफ जा रहे हैं आप पालघर की तरफ तो बोलेंगे डाउन साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो 8 बजे का टाइम, और अप यानी ऊपर की तरफ। जैसे 8 बजे अगर विरार से कोई गाड़ी चर्च गेट के लिए जा रही है तो हम बोलेंगे 8 अप, वैसा ये उनका कोड होता है। 7 डाउन से लौटना है, और फिर 7 बजे की गाड़ी डाउन है यानी वो उस तरफ है तो उसको लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर आकर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। कभी कभी सिग्नल नहीं मिलता तो गाड़ी को जो है ना वो आउटर यानी मेन ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, रूट, उसको साइड में स्टेशन पे लगाने से पहले कहीं पर रोक देते हैं। तो वहाँ अगर रुक गई तो लेट हो जाएगा, घर पे आना मुश्किल हो जाएगा। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, तो आजकल मेल यानी पैसेंजर गाड़ी को रोकते हैं और माल गाड़ी को छोड़ देते हैं, गुड्स ट्रेन को। कारण मालगाड़ी में भरे डिब्बे के बिगड़ने का डर रहता है कि मालगाड़ी में जो माल है, जो सामान है, वो कभी खराब ना हो जाए। जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर बैठे हैं वो बिगड़ते नहीं है। अरे नाराज भी तो नहीं होता,
क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। यानी कि वो पहले कंप्लेंट के लिए एक डायरी होती थी, कंप्लेंट बॉक्स नहीं होते थे, तो वो टीटी के पास होता था। टीटी के भी अपने पास नहीं रखता था, वो अपने कहीं सीट पर रखता था, उसको बोलते थे कि लेके आ, तो वो जाता लेके आता, तब तक रेल निकल जाती। आजकल तो खैर हर जगह पे वो हो गए हैं कंप्लेंट बॉक्स, तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। पूछताछ विभाग यानी इंक्वायरी काउंटर, इंक्वायरी डिपार्टमेंट। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली ट्रेन कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर आकर खड़ी होगी। अच्छा, पहले दो चलते थे, नैरो गेज और ब्रॉड गेज। अभी ब्रॉड गेज ही चल रहा है हर जगह पे। पहले एक नैरो गेज होता था, उस पर गाड़ी थोड़ी छोटी चलती थी। तो भाई छोटी वाली गाड़ी छोटी वाली पे आएगी, और 10 बजे वाली गाड़ी कब आएगी, 10 बजे। लेकिन फिर भी वो ऐसे सवाल पूछते थे, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। अब नैरो गेज वाली गाड़ी ब्रॉड लाइन पे थोड़ी चलेगी। अंदेशा हो यानी उसको आशंका हो, ऐसा लगे कि भाई वो आ जाएगी। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया। पूछा, क्यों भाई साहब, आप बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मैंने पूछा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सह यात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? मैंने कहा, यह तो सहज बात है। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। बिना आरक्षण है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बिना अगर आप जाएंगे तो सीट नहीं मिलेगी ना। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह इकारत भरी निगाह से देखता है। इकारत भरी यानी ऐसे डाउट। जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारों इशारों में कुछ बात होती है, और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है, वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है, यानी एक अलिखित बात भी होती है। इबारत यानी प्रार्थना होता है वैसे तो, यहाँ पर बात ही है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। ये ऐसी बात है जो लिखी नहीं है, लेकिन वो ऐसा है। कंडक्टर जो चाहे वो कर लेगा। सांझ हो चली थी, यानी शाम हो गई थी। डब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने हॉल डॉल बिछाने शुरू कर दिए। हॉल डॉल बिछाने यानी कुछ लोग सीट पर कुछ बिछा के सो रहे हैं, कोई नीचे कुछ बिछा कर सो रहा है वैसे। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिर दर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिर दर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं, इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौरी को उबली कढ़ाई में डालकर ताज़ा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गर्म है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गर्म करनी है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई पराठे वाला मिल जाता है तो दो और दो चार मिलकर खाने में मज़ा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक यानी आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक, यानी आपको आपके एंसेस्टर से मिली है, या ये सिर्फ आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। तो सबके सर हैं तो सबको सिर दर्द भी होना क्या है, स्वाभाविक है, नेचुरल है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। तो वो फिर क्या बोला कि बिना सिर पैर की बातें करते हैं। भाई शनि वालों को भी सिर दर्द होता है और पेट में गैस होती है, उन्हें भी सिर दर्द होता है। अब ये बेसिर पैर की बात कौन कर रहा है? लेखक कर रहा है कि उसका सहयात्री कर रहा है? मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, बजा यानी सही फरमाते हैं, सही बात करते हैं। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था, यानी मन खुश था, आनंद में था। लेकिन जब से हम सफ़र यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। तो जब से यानी कि आपके जो सहयात्री है उन्होंने सिर दर्द खाना चालू किया, तब से तो सिर खाना चालू किया, तब से तो दर्द करेगा तो, नहीं तो क्या। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं,
हम सफ़र यात्रियों के दर्द सिर से बड़ा दर्द सिर से परेशान हूँ, यानी मैं सर दर्द से नहीं दर्द सिर से परेशान हूँ। तो ये था हमारा संस्मरण कि लेखक ने किस मजाकिया ढंग में अपना यात्रा का विवरण लिखा है। चलिए तो होमवर्क की बातें कर लेते हैं। शब्द संसार करना है सारा, फिर मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करना है, सूचना के अनुसार कृत्या करना है, सत्य असत्य करके लिखना है, उसको असत्य को सत्य में करके लिखना है। फिर पाठ में प्रयुक्त खाद्य व्यंजन यानी खाने पीने की सामग्री का नाम लिखना है। फिर रेल संबंधी जो शब्द आए हैं वो लिखने हैं, कारण लिखना है। तद्धित और कृदंत शब्द हमने पढ़े हैं, ये प्रत्यय होते हैं, वो आपको लिखने हैं। फिर मेक इन इंडिया नीति पर अपने विचार लिखो। आपको क्या लगता है मेक इन इंडिया क्या है, और इसके ऊपर अपने विचार लिखने हैं 8 से 10 लाइनों में। फिर भाषा बिंदु में आ जाते हैं। इसमें यहाँ पर ये है काल पहचान कर लिखना है, हमने कई बार किया है ये तो। फिर काल परिवर्तन करना है, ये भी किया है हमने, मैंने आपको बुक भी भेजी है, पीडीएफ है आपके पास। और विज्ञापन तैयार करना है, ये उपायोजित लेखन का टॉपिक है। चलो तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। सो बाय बाय गाइस।